उपन्यास कसब, फाइल संख्या 13। शास्त्री जी चाहते थे ये बात डीडी से आमने सामने कहें, समझाकर, किंतु पुत्री ने पिता को इसका अवसर ही नहीं दिया। बाध्य होकर लिखनी पड़ी ये बात पत्र में। शास्त्री जी का प्रस्ताव है कि चिरंजीव देवीदत्त आगामी सत्र से दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती हो जाए और हिंदी में एमए और पीएचडी करे। शास्त्री जी समझते हैं कि उसके जैसे मेधावी और ज्ञान पिपासु युवक के लिए बंबई का सिने जगत सर्वथा अनुपयुक्त कार्यक्षेत्र है। विश्वविद्यालय में पढ़ना और अनंतर पढ़ाना उसके लिए अधिक अनुकूल होगा। शास्त्री जी सूचित करते हैं कि आयुष्मती मैत्रेयी स्वयं को चिरंजीव देवीदत्त से विवाहित मानती है और मैत्रेयी के माता पिता इस युवक को अपनी पुत्री के लिए सर्वथा योग्य वर समझते हैं। इस युवक के सानिध्य में उन्होंने ये जो 4 दिन बिताए हैं, वे नितांत सुखद रूप से प्रमाणित कर गए हैं कि पुत्री की पसंद बहुत ही अच्छी है। इतना सौम्य, सुशील, विनम्र और मेधावी युवक वर्तमान युग में दुर्लभ ही कहा जाएगा। शास्त्री जी चाहते हैं कि पुत्री ने जो मान लिया है वो अब समाज द्वारा भी मान्य हो जाए। उन्हें आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि चिरंजीव देवीदत्त आयुष्मती मैत्रेयी से विवाह करने और शास्त्री शास्त्रानी के साथ रहकर उनकी वृद्धावस्था सुखमय बनाने का अनुग्रह करेगा। चिरंजीव देवीदत्त धन्य हुआ है शास्त्री जी का शुभ प्रस्ताव पाकर। आयुष्मती मैत्रेयी ने जब भी ये समझा हो कि देवीदत्त उसका है, देवीदत्त ने तो प्रथम साक्षात में ही अंतिम निर्णय कर लिया था कि मैं मैत्रेयी का हूं। मैत्रेयी को मेरा होना स्वीकार हो भले ही नहीं। चिरंजीव देवीदत्त के लिए इससे अधिक सुखद स्थिति क्या हो सकती है कि आयुष्मती मैत्रेयी ही नहीं, उसके पूज्य माता पिता भी इस अकिंचन को धरा से उठाकर गले लगा रहे हैं। किंतु देवीदत्त जन्म से ही सदा आश्रित और पालित रहा है। उसका युवा मन अब दूसरों का और अधिक आभारी होने से बिदकता हो तो पूज्य शास्त्री जी इस दोष को सहज स्वाभाविक माने, अन्यथा नहीं। चिरंजीव देवीदत्त जानता है कि ये चिरंजीव देवीदत्त का मिथ्या अहंकार ही कहा जाएगा कि वो शीघ्र ही इस योग्य हो जाने की कल्पना कर रहा है कि आयुष्मती मैत्रेयी को अपने ही बूते पर सुखी जीवन प्रदान कर सके। संभव है उसकी ये योजनाएं निष्फल हों। उस स्थिति में थका हारा वो पूज्य शास्त्री जी की शरण में ही आएगा, क्योंकि उस अभागे को इतनी आत्मीयता आज तक किसी से नहीं मिली जितनी इस उद्भट विद्वान से। इस विद्वान के श्री चरणों में बैठकर विद्यार्जन करने का चिरंजीव देवीदत्त के लिए उच्चतम आकर्षण है। कभी उसने कल्पना की थी पीएचडी करने और प्राध्यापक बनने की। अब भी ये कल्पना उसे सुखद ही प्रतीत होती है। जिस आयुष्मती मैत्रेयी को चिरंजीव देवीदत्त ने अपने अपरिपक्व व्यवहार के कारण समाज की दृष्टि में कलंकित कर दिया है, उसे विधिवत अपना लेना उसका कर्तव्य है, एक नितांत आवश्यक अनुष्ठान है। हृदय से तो वो उसे कभी का अपना चुका है। आयुष्मती मैत्रेयी, भ्रष्टता के लिए क्षमा चाहता है देवीदत्त, पूज्य शास्त्री जी की ही नहीं, देवीदत्त की कामना की भी अंगजा है। देवीदत्त मात्र ये अनुमति चाहता है कि अपनी कामना की दुहिता को उसकी कामना के अनुरूप जीवन दे सकने का एक यत्न कर देखे। शास्त्री जी पढ़ रहे हैं चिरंजीव देवीदत्त का पत्र और जान रहे हैं कि दूसरों की सलाह पर पुनः मर्मांतक भूल हो गई है। उसने लिखा है वो बंबई में ही अभी अच्छे धंधे रोजगार की कोशिश करेगा, नहीं हुआ तो यहां आ जाएगा। पिता तुम कह रहे हो पुत्री से, पुत्री की मां से। तुम्हारी पुत्री आश्वस्त है कि वो आएगा और उस पुत्री की व्यावहारिक दुनिया देखी मां आशंकित है, निश्वास छोड़ रही है। और तुम उस पत्र को वहीं खुला छोड़कर बाहर चले गए हो कमरे के, उनके कानों से दूर। अब दुखती कमर को 2 अशक्त हाथों से सहारा देकर तुम छोड़ रहे हो एक गहन निश्वास।
तुम्हारी पुत्री ढिग आ खड़ी हुई है और कह रही है तुम्हारा हाथ पकड़कर, वो आएगा बाबू, तुम फिक्र मत करना। अच्छा अच्छा कहकर तुम एक गहरी सांस भरते हो और फिर भीतर चले जाते हो, जहां तुम्हारी पत्नी उस पत्र को आड़ा तिरछा घुमाते हुए अटक अटक कर पढ़ रही है। और कुछ इतना ही दुर्बोध है वो उसके लिए जितना कि बीजगणित। बीजगणित ही तो है, तुम कहते हो अपने से, मैं, तू और वे का ये समीकरण। डीडी की सभी योजनाएं निष्फल होती जा रही हैं। मद्रास में एक तमिल फिल्म का हिंदी रूपांतर बनाने में उसे दिग्दर्शक का पद मिल सकता था, नहीं मिला। दिल्ली से 2 सरदार फिल्म निर्माता बनने बंबई पहुंचे थे और उसने उन्हें अपनी पहचान के लिए अभिनेता से मिलवा दिया था। संभावना थी कि उस अभिनेता को लेकर फिल्म बने और डीडी उसका दिग्दर्शक हो, किंतु ये भी नहीं हुआ। उसे महाराष्ट्र सरकार और फिल्म विभाग में अच्छी नौकरी का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बात आश्वासन से आगे बढ़ी नहीं। और सबसे दुखद बात यह है कि गुलनार ने उसकी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसे प्रतीक्षा है अब भी, कुछ आशा है वहां से। उसने एक पत्र और डाल दिया है गुलनार को। साथ ही उसने शास्त्री जी को सूचित कर दिया है कि मुझे यहां अपना कोई काम बनता नहीं दिखता। आप वहां किसी कॉलेज में मेरे प्रवेश का प्रबंध कर दीजिए, कहीं विलंब न हो जाए। संभव हो तो मेरे लिए ट्यूशन का काम भी कहीं देख रखिए। खैर, वो तो मैं वहां पहुंचकर भी खोज सकता हूं। प्रेम जब ये चाहने लगे कि मैं अपने प्रिय को एक नए आकार में ढाल दूं, प्रेम जब ये कल्पना करने लगे कि वो जो मेरा प्रिय है मिट्टी का बना है और मैं उसे मनचाही आकृति दे सकता हूं, ऐसा या वैसा, और फिर ऐसा ही, और फिर न ऐसा न वैसा बना बनाकर देख सकता हूं अलग अलग कोणों से, और मिट्टी सने हाथों वाले किसी क्षण परम संतोष को प्राप्त हो सकता हूं, तब प्रेम प्रेम रह जाता है कि नहीं, इस पर शास्त्रार्थ की अपार संभावना है। यहां नायिका नायक द्वारा मोती जैसे अक्षरों से भरा हुआ कॉलेज का प्रवेश फॉर्म देख चुकने के बाद बंगले के पीछे झूले पर बैठी हुई ऐसी ही कल्पनाओं में लीन है। उसे पिछली बार ये देखकर खुशी हुई थी कि नायक देवानंद की तरह बालों में आगे कलगी सी नहीं निकालता। इसी तरह की छोटी छोटी खुशियों की एक बड़ी सी लड़ी गूंथकर वो अपने भविष्य को पहना रही है। शास्त्रार्थ में न पढ़ते हुए भी निवेदन करूं कि इस प्रेम कथा के विषय में मैं किंचित चिंतित हो उठा हूं। यूं मेरे चिंतित होने से सुधीजन चिंतित न हो। दर्शन पढ़ने पढ़ाने में सारा जीवन लगा देने के बावजूद मैं दार्शनिक वैराग्य को प्राप्त नहीं हो सका हूं। चिर आशंका मेरी स्थायी मनः स्थिति है। कुछ नहीं तो शाम को घूमने गए और देर तक न लौटे पोते पोतियों के विषय में आशंकित रहने लगा था। इसलिए मेरे योग्य पुत्रों ने मुझे गर्मियां बिताने के लिए यहाँ बिनसर भेज दिया है, और इस एकांत में जहाँ मुझे मृत्यु के अतिरिक्त और किसी के आने अथवा न आने की आशंका नहीं हो सकती, मैं किसी और सिरफिरे की संस्कृत में लिखी आधुनिक कादंबरी को नए सिरे से आप सुधीजनों के हित हिंदी में रचते हुए किन्हीं अनजान युवाओं के कभी बहुत पहले के प्यार के विषय में आशंकित हो उठा हूं। इतना आशंकित कि मानवीय प्यार का अन्यतम पक्षधर होते हुए भी मैं गुलनार से सहमत होना चाहता हूं कि मानवीय प्यार और मानवीय जीवन में आधारभूत बैर है। गुलनार ने डीडी से ये उस रात तब कहा था जब उस गुड हेवेंस नो ने विश्वास प्रकट किया था कि बेबी के लिए मेरा प्यार अमर सिद्ध होगा। गुलनार का पत्र आ गया है अंततः। बहुत ही लंबा पत्र है, अधिकतर गुलनार के विषय में ही। गुलनार का इधर कलात्मक कार्यों में पैसा लगाने वाले एक धनाढ्य अमेरिकी पैट इल्फर्ड से संबंध हो गया है। वो उसे पेरिस में एक फिल्म के प्रथम प्रदर्शन के अवसर पर मिला था। दुर्भाग्य कि ये एक रात का चक्कर सिद्ध नहीं हुआ। एक रात का चक्कर कुल मिलाकर संबद्ध व्यक्तियों के लिए अधिक श्रेयस्कर रहता है,
पैट गुलनार से विवाह करना चाहता है, वो भी तलाकशुदा है। गुलनार विवाह के पक्ष में नहीं है। गुलनार के विचार से गुलनार पत्नी की भूमिका में उतनी सफल नहीं है जितनी कि सुसंस्कृत रखैल की। मिस्ट्रेस के लिए यह अनुवाद यानी सुसंस्कृत रखैल बहुत उपयुक्त नहीं, लेकिन डीडी के मन ने यही अनुवाद किया है। गुलनार पैट के साथ यूरोप भर में घूमती रही थी और उन दोनों ने एक प्रकार से अपना संसार से संबंध काट रखा था। इसीलिए गुलनार इस बालक के पत्रों को पढ़ न सकी, न इस बालक के लिए कुछ कर सकी। बालक जीनियस है, इस विषय में गुलनार को कोई संदेह नहीं है। प्रमाण स्वरूप पिछले दिनों अमेरिकी पत्रों में प्रकाशित किसी बीमा कंपनी का एक विज्ञापन काटकर भेज रही है। इसके ऊपर लिखा है, यस इंडीड दिस बॉय इज अ जीनियस। निसंदेह ये लड़का जीनियस है। और नीचे एक चश्मुद्दीन लड़के का कार्टून बना है। डीडी कृपया गौर करे कि इस लड़के की शक्ल उससे कितनी मिलती है, और अगर उसे तुरंत ये याद ना आ रहा हो कि उसकी अपनी शक्ल कैसी है, तो आईने तक जाने की जरूरत नहीं। गुलनार ने जूहू पर खींचा गया एक चित्र भी साथ में नत्थी कर छोड़ा है, जिसमें डीडी अपना कच्छा और जनेऊ पहने है। गुलनार को यह जानकर खुशी हुई कि डीडी ने कोई उपन्यास लिखा है। काश अंग्रेजी में लिखा होता, वो भी पढ़ सकती। गुलनार के लिए यह भी संतोष का विषय है कि इस नवयुवक ने पश्चिम जाने का निर्णय कर लिया है। गुलनार को खेद है कि वो इस नवयुवक के लिए यहां कोई काम नहीं ढूंढ पाएगी। कनाडा और अमेरिका में काम करने के लिए आने का वीजा मिलना कठिन है। एक ही उपाय है कि वो विद्यार्जन के लिए यहां आए। गुलनार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सिने कला विभाग का प्रवेश पत्र भिजवा रही है। बालक इसे तुरंत भरकर भेजे। ये लोग बालक की बनाई डॉक्यूमेंट्री देख चुके हैं, इसलिए गुलनार को विश्वास है कि उसे न केवल वहां प्रवेश मिल जाएगा, बल्कि छात्रवृत्ति भी। मार्ग व्यय के विषय में वो चिंतित न हो। गुलनार स्वयं टिकट खरीदकर भेज सकती है, और यदि संकोची बालक इसके लिए राजी न हो, तो वो अपने वर्तमान प्रेमी के किसी भी कला प्रोत्साहन न्यास से टिकट का पैसा दिलवा देगी। डीडी ने वो फॉर्म भरकर भेज दिया है। अंग्रेजी उसे अच्छी खासी आती है। सच तो ये है कि एक प्रकार से भाषा को ही उसने अपने उत्थान का साधन बनाया है। गंगोली हाट वाली कुमाऊनी की जगह अल्मोड़ा वाली कुमाऊनी, और कुमाऊनी हिंदी, फिर उसकी जगह शुद्ध हिंदी और उर्दू भी। नवाजिश सही सही बोल सकने के लिए उसने घंटों अभ्यास किया था एक बार, और अंततः अंग्रेजी। यदि भाषा भी एक सामाजिक श्रेष्ठता की माप है, तो विपन्न डीडी उसके सहारे ही कुछ हाथ मार ले, ऐसा आग्रह कदाचित उसके मन में रहा है। यह संभव है कि भाषाओं के प्रति उसका ये उत्साह उसकी साहित्यिक प्रवृत्ति का ही द्योतक है। खैर, तो अंग्रेजी उसे अच्छी खासी आती है। फिर भी इस फॉर्म को भरने के लिए विज्ञापन जगत के एक अंग्रेजीदा मित्र से परामर्श करने गया। वो नहीं चाहता था कि उससे कहीं कोई गलती हो। डीडी ने पासपोर्ट के लिए आवेदन कर दिया है। डीडी परम संतुष्ट है। डीडी से पूछा जा सकता है कि अगर तो मार्क्सवादी क्रांतिकारी आदि है, तो घोर पूंजीवादी के देश अमेरिका जाने के विषय में उत्साहित कैसे है? डीडी का उत्तर है, मैं मार्क्सवादी आदि हूं तो इस अर्ध सामंती समाज में क्या कर रहा हूं? क्या अमेरिका में मार्क्सवादी नहीं होते? हार्वर्ड फास्ट और पॉल रॉबसन के नाम नहीं सुने तुमने? और कौन सा मैं वहां बसने जा रहा हूं? डीडी से पूछा जा सकता है कि बेबी का क्या होगा? डीडी घोर अचरज से पूछता है, क्या होगा माने? वो मेरी प्रतीक्षा करेगी। 3-4 साल में मैं लौट ही आऊंगा। नहीं लौटा तो उसे वहां बुलाने का प्रबंध करूंगा। इस बीच वो यहां पढ़ती रहेगी। डीडी जानना चाहता है कि अगर मैं अपने और किसी के योग्य बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा हूं, तो आप सब लोग हैं क्यों कर रहे हैं? हैं करने वालों में सौभाग्यवती दया प्रमुख है। बीज गणित शैली का डीडी का वो पत्र पढ़ने के बाद शास्त्री जी ने सौभाग्यवती दया को अपने बड़े बड़े अक्षरों में
एक छोटा सा पत्र डाला था, किसी से कुछ कहे बिना। इस पत्र में दया को सूचित किया गया कि बेबी और डीडी की शादी कर देने का प्रस्ताव है। डीडी दिल्ली आकर घर जमाई बनने में कुछ आनाकानी कर रहा है, जरा इसकी टोह लेना। तेरे मामा तो वही माटी के माधो हैं। सौभाग्यवती दया अपने पति से टोह लेने का सत्कार्य कराती रही है। एक दिन डीडी को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित भी कर चुकी है। सौभाग्यवती दया ने इधर कुछ छोटे मोटे समाचार बुलेटिन से पूजनीय मामी जी को भेजे हैं। इनमें यह बताया गया है कि डीडी का बंबई में कोई भी भविष्य नहीं है, वो यहां लगभग भूखा मर रहा है। डीडी दौड़ा दौड़ा दिल्ली चला आता, किंतु उसे अब भी उस मेम से कुछ आशा है जिसके साथ इसने मेरे घर आकर एक दिन कोहराम मचाया था। ये उस मेम को बराबर पत्र भेज रहा है कि मुझे अपने पास बुला ले। मेम शायद इसे अब बुलाने वाली है, टिकट भी खुद ही भेजने वाली है। सौभाग्यवती दया के विचार से ये सारा ही कांड बहुत दुखद रहा है और सौभाग्यवती दया को आशंका है कि ये कुछ और भी दुखद हो जाने वाला है। पता नहीं कि क्यों बेबी इस डीडी के प्रति वहां शादी की भीड़ भाड़ में छोटी सी मुलाकात के कारण इतनी दीवानी हो गई कि उसने समाज में बदनामी मोल ले ली। जो हो, इस बदनामी को दूर करने के लिए पूज्य मामा मामी के पास डीडी का बेबी से विवाह कर देने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। इसीलिए सौभाग्यवती दया पूजनीय मामी जी को आगाह करना चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डीडी शादी किए बिना ही मेम के पास चला जाए और कभी ना लौटे, या ये शादी कर ले, चला जाए और फिर ना लौटे। आप लोगों का हित इसी में है कि ये शादी करे और आपकी देखरेख में यहीं रहे। इसका कोई भरोसा नहीं, ये पासपोर्ट बनवा रहा है। इसे दुर्भाग्य ही कहिए कि नायक अमेरिका जाने की कोशिशों के विषय में अपने जिज्ञासु मित्र किशन को बराबर सूचनाएं देता रहा और इस जिज्ञासु मित्र की पत्नी तुरंत एक अंतर्देशीय लिफाफा लेकर ताजा संवाद अपनी मामी जी के पास भेजती रही। उधर नायिका के नाम अपने इक्का दुक्का पत्रों में उसने इससे अधिक कुछ नहीं लिखा कि मेरे लिए अपने और किसी के योग्य बनने की एक सुखद संभावना प्रकट हो रही है। कुछ निश्चित हो जाएगा तो सूचित करूंगा। मेरे लिए यह समझ पाना कठिन है कि क्यों नहीं उसने नायिका को सब कुछ साफ साफ लिख दिया और क्यों समझे रहा कि किशन को जो कुछ वो बता रहा है वो किशन तक ही सीमित रह जाने वाला है, बेबी तक नहीं पहुंचने वाला है। जो हो, नायिका ने भी उसे जो पत्र भेजे उसमें उसने ये जिज्ञासा तक नहीं की कि नायक किस संभावना की ओर इंगित कर रहा है। उन पत्रों में मानो नायिका नायक का हाथ झुला झुलाकर दिल्ली में नायक नायिका के संयुक्त भविष्य की कल्पनाएं करती आई थी। सौभाग्यवती दया की आशंकाएं पूजनीय मामी जी, पूज्य मामा जी तक बराबर पहुंचती रही हैं। माता पिता के चेहरे पर उनकी बातचीत में नायिका इस आशंका को स्पष्ट पढ़ पा रही है। उनका बार बार ये पूछना कि चिरंजीव देवी दत्त ने पत्र में और क्या लिखा है। पुत्री अब इन पत्रों को लेकर उसी तरह भाग जाती है जैसे भाभियां भाइयों के पत्र लेकर। उनकी दुश्चिंता का परिचायक है। कभी स्पष्ट ही पूछ लेते हैं, अमेरिका जाने की कोई बात? सौभाग्यवती दया ने लिखा है कि वो जा रहा है अमेरिका। मन से गढ़ रखी दया दी ने वो बात, कहती है पुत्री। झूठ है, बकवास है, कहती है और रैकेट उठाकर बैडमिंटन खेलने चली जाती है। और भी अधिक आक्रामक हो जाता है उसका खेल। पसीने से तरबतर जब वो लौटती है तब माता पिता की उपस्थिति में, किंतु मानो उनको नहीं दिशाओं को संबोधित कर गरजती है, और दया दी हो चाहे जो हो, मुझे किसी का किसी पर जासूसी करना अच्छा नहीं लगता। और ये तो मैं किसी से सुन सकने वाली नहीं ठहरी कि बदनामी के डर से मेरा ब्याह किसी से करना जरूरी है। मुझे किसी बदनामी का डर नहीं है, किसी। जिसकी जो मर्जी आ रही हो करबल, जहां जाना है जा बल, बेबी को क्या फिक्र हो रही। माता पिता सुनते हैं चुपचाप। उपसंहार स्वरूप कहती है पुत्री, सब बकवास है। अच्छा,
अच्छा, कहते हैं माता पिता और फर्श की ओर देखते हैं। किंतु डीडी के इस पत्र को बकवास ठहरा सकना असंभव है। इसमें शास्त्री जी को सूचित किया गया है कि विदेश से आई जिन महोदया के साथ डीडी ने सहायक के रूप में कार्य किया था, उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सिने विभाग में उसके लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध कर दिया है। डीडी शास्त्री जी से सहमत हुआ था कि उसे अभी विद्यार्जन करना चाहिए और वो समझता है सिने शास्त्र का अध्ययन उसके लिए हिंदी के अध्ययन से अधिक रुचिकर और हितकर होगा। डीडी शास्त्री जी से सहमत है कि बंबई का व्यावसायिक सिने जगत उसके लिए अनुपयुक्त है, किंतु डीडी शास्त्री जी को बताना चाहता है कि सिनेमा इस व्यावसायिक जगत तक सीमित नहीं। सिनेमा एक सशक्त कला माध्यम है। अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ने से डीडी के लिए कलात्मक सिनेमा आंदोलन का भागीदार बनने का मार्ग खुल सकेगा। डीडी समझता है कि वो और बेबी दोनों अभी छोटे हैं, शादी की जल्दी ठीक नहीं। मन से वे एक दूसरे को अपना चुके हैं। रहा समाज, तो कदाचित ये ठीक होगा कि दोनों की सगाई कर दी जाए। डीडी जानता है कि कुमाऊनी समाज में सगाई की प्रथा बहुत प्रचलित नहीं, लेकिन सगाई की तो जा ही सकती है। यूं अगर विवाह का ही आग्रह हो तो वो भी प्रथम उपलब्ध लग्न में किया जा सकता है। प्रथम उपलब्ध लग्न मंगसीर अर्थात मार्गशीर्ष में है। इस समय कालमास है, कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। किंतु कुछ तो, वैसे तो से शुरू होने वाले वाक्य कह रहे हैं शास्त्री जी अपने से, अपनी पत्नी से। मेरा मतलब था, मैं कहना चाह रही थी से आरंभ होने वक्तव्य दे रहे हैं शास्त्रानी जी अपने पति के समक्ष। ऐसा करते हैं तो मुसीबत, वैसा करते हैं तो मुसीबत। इसमें तो कोई चारा भी नहीं है। जैसी टिप्पणियों से समाप्त होती है बातचीत माता पिता की। पुत्री सुनती है आते जाते, कभी द्वार पर ठिठक कर। पुत्री चबाती है अपने होठ, सोचती है कि क्या वो सीधे मुझे ये सब नहीं लिख सकता था? क्या उसका पहले दया हौरों की मार्फत इसकी खबर पहुंचाना और अब भी मुझे नहीं बाबू को लिखना ये नहीं बताता कि उसके मन में चोर है? वो अपराध कर रहा है मेरे प्रति और जानता भी है इस बात को। और ये मुसीबत मुसीबत क्या मुसीबत? लाचारी किसे कहते हैं बेबी ने कभी नहीं जाना। ईजा बाबू के आग्रह के सामने लाचार नहीं हुई ठहरी वो। ये कौन नया पैदा हो रहा, उसे ही नहीं उसके ईजा बाबू को भी लाचार कर देने वाला? ये ठीक है, बेबी ने कर रखी शादी उस लाटे से, कह रखा छाती ठोककर बाहर आंगन में सबके सामने। बेबी ने ही ना, उस लाटे ने तो नहीं। बेबी ने खुद अपने को बदनाम किया ठहरा। वो लाटा क्या करता? नाड़ा तक तो उसके कहने खुलता नहीं। फिर उसके क्या हाथ जोड़ने हुए कि बेटी को बदनामी से बचा लो, ब्याह कर लो उससे। मेरे बाबू ने उसे लिखा, कुछ महीने ठहर जाओ, लग्न खुलने पर विवाह कर देंगे। जवाब दे दिया, संभव नहीं, मेरा दाखिला रह जाएगा, शादी लौट कर की जा सकती है। कौन हुआ वो ये सब कहने वाला? अगर वो कह सकने वाला हुआ कि 3-4 साल बाद होगी शादी, तो मैं भी कह सकने वाली हुई कि अगर शादी होगी तो तभी जब मेरे ईजा बाबू सुझा रहे हैं, और वो भी उसी हालत में जब तू मेरे ईजा बाबू के कहे जैसे दिल्ली रहकर एमए करेगा। नायिका ने लिख दिया है एक पत्र, बता दिया है माता पिता को कि क्या लिख भेजा है। स्तब्ध हैं वे। ये क्या लिख दिया? वो हरगिज नहीं मानेगा, हमें उसकी ही जिद रखनी होगी। लड़का है आखिर, हमें तो यही मनाना होगा कि उसके प्रवास के बावजूद तुम्हारे स्नेह में कोई अंतर ना आए। 3-4 साल तो पलक झपकते बीतते हैं, वो लौट आएगा, हम तुम दोनों की शादी कर देंगे। ऐसा ही हो, इसके लिए हम दो बूढ़े प्रार्थना ही कर सकते हैं। झगड़ा करने से तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यहां भी तेरी शादी नहीं हुई तो हमारे समाज में और कहां होगी? मैत्रेयी, बच्ची,
अपनी माता का विचार कर, देख ही रही है कितनी अस्वस्थ है, कहता है पिता। और फिर कार्तिकेय का महतारी की शरण में पहुंचता है कि वही समझाए उस नादान को। बेबी, चेली अपने बाबू का ध्यान कर, भीतर ही भीतर टूट गए हैं बेचारे तेरे बचपने से। मुंह से तो वो कभी कुछ कहने वाले हुए ही नहीं, लेकिन मैं जानती हूं उनके मन का हाल, मुझसे थोड़ी छिप सकता है। तू उनकी लाडली हैरी, क्या क्या सोच रखा था उन्होंने तेरे लिए। उतना अच्छा तेरे लिए घर बार खोजा, उनमें तूने वैसा किया तमाशा। अब तेरी मर्जी करने बैठे तो पहले उस लड़के ने आग लगा दी, रही सही तू पूरी कर दे रही है। बेबी, चेली, अपने बाबू का तो ख्याल रखना चाहिए। तू नहीं करेगी कौन करेगा? वो देवी दत्त तो करेगा नहीं, पराया हुआ। पुत्री सुनती रहती है पत्थर बनी, दृष्टि दीवार की ओर कहती है फिर, इतना पराया ही जो हुआ तो हमें क्या बाजी पड़ रही उसकी? बाजी पड़ रही है। तूने कहा है सबके सामने कि तूने उससे शादी कर ली है, मैंने या तेरे बाबू ने नहीं। हाँ, और जब मैंने ये कहा तब तुमने पूछा बच्चों का खेल हो रहा शादी? उस लाटे ने पूछा गुड़िया गुड्डी का ब्याह हो रहा शादी? इसीलिए मैंने उसे यहां बुला रखा कि यहां आ और सयानों का सौदा कर। सयानों का सौदा ही होता होगा ना शादी, नहीं? नायिका के बुलाने पर नायक आया है। वो उसके पत्र से हैरान है। नायिका के माता पिता उससे किंचित गंभीर मुद्रा में किंतु पूरे सद्भाव के साथ बातें करते हैं। नायिका वहां आती नहीं। शास्त्री जी समझा रहे हैं चिरंजीव देवी दत्त को बच्चों की हठ माया। इसी हठ को पूरा करते करते तो यहां आ पहुंचे हैं शास्त्री जी। हमारे लिए वो बेटी है, तुम होने वाले जामाता। हम यही चाहेंगे कि हम जो भी करें तुम दोनों की सहमति से हो। हम किंकर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं, परास्त हो चुके हैं तुम दोनों के अपने अपने हठ से। हम बूढ़े हैं चिरंजीव देवी दत्त, हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। शास्त्रानी जी समझा रही हैं कि हम कहीं के नहीं रह जाएंगे बेटे। समाज में एक बार कालिक पुतवा ही चुके हो तुम दोनों मिलकर शास्त्री परिवार के चेहरे पर। अब जिद ही जिद में एक और बार पुतवा कर रहोगे। तुम्हें हमसे, समाज से बैर रहा हो समझ में आता है। अपने से कैसा बैर है तुम लोगों को बेटे? वो बेबी तो दुधमुही सी ही रह गई है, लेकिन तुम तो सयाने हो बेटा। तुमने तो दुनिया देखी है, दुख जाना है। क्या तुम भी नहीं समझोगे कि जो कुछ तुम करने जा रहे हो अपनी जिद में, उससे 2 जवानियों का सत्यानाश होगा और 2 बूढ़े सदमे से मारे जाएंगे। हमारे तो अब तुम ही बेटा हो। जो कुछ भी हो, हमारे अपने बेटे तो नाराज हो गए हैं हमसे तुम्हारी वजह से। देविया, चेला, मैं बुढ़िया तुझसे भीख मांग रही हूं। एक बादामी कागज पर लिखा है सुंदर आखर में मैं, और उस पर मंडरा रही है एक पुकार, ओ देवियां, यहां ओला। क्यों होती हैं इतनी मुर्कियां निर्धन पर्वतीय प्रदेशों में? क्यों होती है इतनी मर्मांतक पीड़ा उनकी पुकार में? तुम उठ खड़े हुए चिरंजीव देवी दत्त। तुम श्रीमद पंडित मथुरा दत्त शर्मण के पुत्र, श्रीमद पंडित गोवर्धन शर्मण के पौत्र, श्रीमद पंडित रेवती वल्लभ शर्मण के प्रपौत्र। बेबी को बुला दीजिए, तुम कह रहे हो। तुम जो डीडी तिवाड़ी भी हो, अल्मोड़ा से सवार अमेरिका के लिए। बेबी यहां नहीं आएगी। बेबी अपने कमरे में एकांत में बात करेगी। वो उसका अभिवादन नहीं करती। ये क्या तमाशा है? नायक कहता है कमरे में घुसते ही। स्वर को सहज रखता है, मानो उसे यहां एक नासमझ बच्ची को समझाना भर है। कौन सा तमाशा? नायिका पूछती है। यही, वो कहता है, चारपाई में उसकी बगल में बैठकर। या तो मैं अमेरिका नहीं जाऊं या तू मुझसे शादी नहीं करेगी। शादी तो तेरी मेरी हो चुकी है
और ये तूने ही कहा है, मैंने नहीं। तू कह भी कैसे सकता था? कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। वो मुस्कुराती है। तू तो वही कह सकता था जो तूने कहा, गुड्डे गुड़िया का ब्याह नहीं होता शादी। जो तू गुड्डा नहीं है तो मुझसे भी ऐसे बात मत कर जैसे मैं गुड़िया हूं। तो फिर कैसे बात करूं? जैसे सयाने आदमी बातें करते हैं। वैसे ही कर रहा हूं, तू समझे तब ना। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तू कोप भवन में जा बैठी है? मैं अमेरिका जा रहा हूं 3-4 साल के लिए। लौट कर शादी कर लूंगा। अभी कर लेता, पर लगन नहीं है। रुक जाता, पर रुकने से वहां दाखिला रद्द हो जाएगा। यही हुई तेरी सयानों जैसी बात। यही हुई तो बच्चों जैसी ही कर। वो फिर हंसती है। इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें रोने की भी कोई बात नहीं है। तुम्हें मेरे अमेरिका जाने से क्या आपत्ति है? समझ में नहीं आता। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुझे नहीं है, इसी का थोड़ा ताज्जुब जैसा है। इसमें ताज्जुब होने की क्या बात है? क्या तूने ही नहीं कहा हम में से हर एक को अपने योग्य बनना चाहिए? मैं तो अब भी किसी के योग्य बनने की ही बात कर रहा हूं। योग्य बनते बनते तू क्या इतना योग्य बन गया कि हम तेरे योग्य नहीं रहे? मेरे ईजा बाबू की इच्छा का तेरे लिए कोई मतलब नहीं रहा? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कहने के लिए हिम्मत चाहिए। डरपोक तो दयादी से ही कहलाते हैं। मुझे अपमानित करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे ईजा बाबू की इच्छा का तुमसे अधिक ही आदर करता हूं। उनकी इच्छा पर अमेरिका जा रहा होगा। गुलनार ना मेरी ईजा का नाम है ना बाबू का। नायक थोड़ा सहज होता है, मुस्कुराता है। तुझे उस अधेड़ औरत से ईर्ष्या हो रही है पगली। वो जो आजकल एक अमेरिकी अरबपति के साथ रहती है। मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं हो रही। न मैंने ये पूछ रखा कि कौन आजकल किसके साथ रह रही। समझ गया? नायिका बिस्तर से उठती है और खिड़की के पास चली जाती है। नायक नहीं जाता उसके पीछे। नायिका की पीठ को संबोधित कर कहता है वहीं से, मैं समझ नहीं पाता कि कैसे मैंने तुम्हारे ईजा बाबू की इच्छा का अनादर किया है। वो यही चाहते हैं कि मैं तुझसे शादी करूं और मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं, रहूंगा। इस समय लग्न नहीं है तो ये मेरा कसूर नहीं है। तू है जो अपनी जिद से उन्हें तड़पा रही है। वो घूमती है, कहती है, देखती हूं तू ज्यादा ही फिक्र वाला हो गया मेरे ईजा बाबू के लिए, मुझसे भी ज्यादा। शायद, वो कहता है, तुझे उनकी चिंता ही होती तो मुझे गणानाथ बुलाया होता। तुझे ये बताने की जरूरत नहीं, वो कहती है, कि तू भला लड़का ठहरा। तू मुझे भगाकर हरगिज नहीं ले जाता। तू मेरी शादी कहीं और होने देता और फिर जिंदगी भर आराम से अपनी कहानी कविता में रोता रहता। ठीक है, मान लिया। नायक उठकर नायिका के पास आता है। तू महान है, मैं अधम हूं, लेकिन मान कैसे लिया? क्योंकि तुम्हारे घमंड के सामने माने बगैर कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं है और अमेरिका जा रहा है। तुझसे ये नहीं हो सकता कि यहां दिल्ली में रहे, यहीं पढ़े, मेरे ईजा बाबू का बुढ़ापा सुखी करे और अपनी जवानी दुखी करूं। ऐसा दुराग्रह तो तेरे ईजा बाबू भी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो इसलिए कि वो अपने को लाचार समझते हैं। मैं उन्हें तेरे क्या किसी के सामने लाचार नहीं होने दूंगी। तूने क्या समझ रखा है कि जब तू वहां अमेरिका में बैठा हुआ गुलनार के साथ गुलछर्रे उड़ाएगा, वे यहां सुखी होते रहेंगे? वे दिन रात यही पूछेंगे, बच्ची क्या लिख रखा, कब आ रहा? तेरा क्या पता, तू मुझे कुछ लिखेगा भी या तेरी न्यारी बातें हमें तब भी दयादी से ही मालूम होंगी। ईजा बाबू मेरे परेशान होते रहेंगे। उनकी परेशानी मुझे भी सर जाएगी। एक दिन तू फिर लिख देगा कि तेरा इरादा बदल गया है। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। गिरा हुआ तुझे कौन कहेगा?
चढ़ा हुआ। जिस दिन तूने वहां नैनीताल में मेरे हाथ में उतना वो जिलेम्बू जिलेम्बू किया ठहरा, उस दिन मेरे ईजा बाबू कहते कि बेबी से शादी कर ले डीडी, तो तू दौड़ा दौड़ा आता कि नहीं? अब तू इतना चढ़ गया कि उनके कहने पर तुझे कोई खास उत्साह जैसा नहीं हो रहा ना? एक उस गुलनार से मिलकर जब तू इतना चढ़ गया, तब गुलनारों के देश में जाकर तो तेरा मिजाज ओ बाबा आसमान पर ही होगा। वहां से तू कह ही सकने वाला ठहरा अब इरादा बदल गया करके। उड़ा ले हंसी, बना ले बात का बतंगड़। तू ये क्यों नहीं कहती साफ साफ कि हम शास्त्री लोग इतने चढ़े हुए हैं सदा के कि हमें एक गरीब लड़के का स्वाभिमानी होना पसंद नहीं। वो कहता है और उसे पीठ देते हुए चला जाता है कमरे के एक कोने में। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहकर पढ़े, हमारी बच्ची को पढ़ाए, बच्ची का और हमारा मन बहलाए, और हमारी जूठन खाए। जूठे बर्तन मांजे नहीं कह रहे हैं? वो हंस रही है। बड़ी कृपा है कि नहीं कह रहे हैं, इतना तो निश्चय ही कह रहे हैं। वे न कह रहे हो मुंह से, उनकी बेटी तो कह ही रही है कि हमें गवारा नहीं कि वो गरीब लड़का कुछ बनकर उनकी बराबरी में आकर उनकी बेटी ब्याह सके। ठठाकर हंसती है नायिका। अरे कहीं इसी वजह से तो शास्त्रियों की बेटी ने उस तिलकपुरिये से शादी करने से इनकार नहीं किया। बराबरी का था वो बेचारा। शिबो हंस, तेरे लिए मैं हास्यास्पद ही हूं, पहली नजर से लेकर अब तक लगातार। हंस, मुझे उकसा, मुझे पिटवा, मुझे पीट अपने व्यंग से। हंस, क्योंकि तेरे योग्य बनने की मूर्खता कर रहा हूं, करता रहूंगा। हंस, क्योंकि तू जानती ही नहीं अभाव किसे कहते हैं, पीड़ा किस चीज का नाम है। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या होती है पीड़ा करके? मैं सिखाई पढ़ाई में जरा मामूली जैसी ही ठहरी, सिखा सकेगा? शक ही है मुझे। मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता। नहीं नहीं रे, तू क्यों पहुंचाएगा पीड़ा? दूसरे तुझे पहुंचाते हैं, उसी से तू लिखता है किताब। बेबी ने तुझे पहुंचाई ठहरी गणानाथ में पीड़ा, तूने झट बना दिया एक किताब। वो फिर हंसती है। नायक बढ़ता है उसकी ओर, उठाता है अपना हाथ उसे मारने के लिए, और फिर उसी से नहीं, दूसरे हाथ से भी अपने खोपड़े पर दनादन मार देता है 4-6 मुक्के। क्रोध की पराकाष्ठा में ऐसा उसने किया है कभी कभी जीवन में, और करने के बाद ग्लानि उसके क्रोध में जुड़ गई है। ये क्या बचपना कर रहा है? नायिका तेजी से आकर उसके हाथ पकड़ लेती है। सयानों की तरह बात कर। नायक 2-4 बार कुछ निगलता है और भर्राए हुए कंठ से कहता है, मुझे और कुछ नहीं कहना है। कुछ तो कहना होगा, वो कहती है। अगर आखिर में इसी तरह अपने खोपड़े में 4-6 मार लेने थे पटापट कि हे भगवान, मैं किस अलच्छिनी को लिफ्ट दे बैठा, तो अलच्छिनी से ये नहीं कहना था ना कि तू जीन है मेरी। जीन क्या? सिमंस, वो कहता है। सिमंस, दोहराती है नायिका। मैं तो बेबी थी रे, मैंने कभी नहीं कहा ठहरा कि मैं जीन सिमंस हूं। तूने ही कहा। मैं तो जानने वाली ही नहीं हुई जिलेम्बू जिलेम्बू, तूने ही जिद जैसी की ठहरी जानना पड़ेगा करके। मेरे मन में शादी की कोई बात ही नहीं हुई। मैंने तो तुझसे कहा ठहरा, दया दी से कर शादी। मैं तो समझने ही वाली नहीं हुई ये बात, तूने ही लिख लिख कर मुझे समझाया ठहरा। जिन शास्त्रियों को तू कोस रहा, उन्होंने तो तेरे मेरे बीच का द्वार बंद कर रखा ठहरा। तूने ही खटखटा दिया, कहा गजब दिन रात। जीन सिमंस कहने वाला हुआ तू उधर से। कैसे कहा रे कि मैं शास्त्री हौरों की बेटी नहीं, तेरी जीन सिमंस बैठी। उनसे लड़ झगड़ कर मैंने खोल दिया द्वार, और तू अब कह रहा है बाद में आऊंगा करके। बाद में ही खटखटाता द्वार भी। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इससे मैं कब इनकार कर रहा हूं, और मैं कब कह रहा हूं कि इस द्वार के भीतर नहीं आऊंगा।
यही कह रहा हूं कि भीतर आने लायक बनकर आऊंगा, जूठन खाने नहीं आ सकता। बोली मारने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरे लिए इतना तो किया ही कि तू उस खुले द्वार के बाहर खड़े होकर बोली मारने लायक बन सका। लाटा, जूठन खिलाने को कह रहे हैं शास्त्री राठ? जूठन कोई किसी को खिला नहीं सकता जबरदस्ती। जूठन खा सकते हैं लोग बाग मजबूरी में। जूठन खाने वाले ही हुए लोग माया में। तू शायद मजबूरी में खाते खाते ये जान ही नहीं सका माया में खाना क्या होता है करके। नायक एक सिगरेट सुलगाकर खिड़की पर जा खड़ा होता है। सिगरेट के कश लेते हुए वो गिनता है उन घरों को जिनकी जूठन उसके भूखे मुख में गिरी है, जीरे जैसी दिखने वाली मक्खियों समेत। सिगरेट आधी खत्म करके वो वहीं खिड़की पर रगड़कर बुझा देता है और बाहर फेंक देता है फूल की क्यारी में। फिर वो जा खड़ा होता है वस्तुतः एक खुले द्वार की देहरी पर और कहता है, हाँ, मैंने जूठन खाई है मजबूरी में। रही माया, वो कभी किसी को जूठन खाने के लिए मजबूर नहीं करती। तू बराबर मुझसे कहती आई है ऐसा कर वैसा कर। अब एक बात मैं कह रहा हूं कि 3-4 वर्ष मेरी प्रतीक्षा कर, तो तू इतना तूफान मचा रही है। ऐसी बहस से कोई फायदा नहीं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को हर तरफ से गलत साबित करने पर तुला हुआ हो। मैं एक सीधी सी बात कहने आया था कि झगड़ा मत कर। मेरा अपने ईजा बाबू का दिल मत दुखा। अभी सगाई कर लेते हैं, मेरे लौट कर आने पर शादी हो जाएगी। चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बहस करना मैं क्या जानूंगी? वो तो तुम बुद्धिमान लोग जानने वाले हुए। तुम्हारे लिए ठहरी सारी दुनिया हर तरफ से गलत। मैंने इतना ही कहने को बुलाया था कि जो तू खुले द्वार से किसी भी बुद्धिमानी की बात से मुझे बहलाकर यूं जाना चाहता है, तो यही सोचकर जा कि हमेशा के लिए जा रहा है। मूर्खों जैसी बात कर रही है तू, जानती नहीं क्या कह रही है। बुद्धि का इतना घमंड ठीक नहीं रे। एक दिन देखना, एक दिन मैं भी सीख लूंगी तेरे जैसा बात करने का ढंग। कैसा जता जाता होगा तू अपनी भलमनसाहत में, अपने भोलेपन में, कि बाकी सारी दुनिया ने तेरा कुछ गाड़ रखा तुझसे कर्ज और उसे तुझसे माफी मांगनी चाहिए। फिर उठता है नायक का हाथ, किंतु मारता नहीं वो, न उसे न अपने को। झटक देता है विवशता में और कहता है, मुझे एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है, तू समझती क्यों नहीं? कोई मामूली चीज नहीं है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सिने कला सीखना। मैं अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत में पहुंच सकूंगा। हम दोनों सारी दुनिया में घूमेंगे फिरेंगे। अगर कोई भी चीज इस खुले द्वार से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी तो मैं क्यों किसी के साथ कहीं घूमूंगी? देखो, अवसर वो अमेरिका ही ठहरा, मैं नहीं ठहरी। बच्चों जैसी बात कर रही है तू, बच्चों जैसी जिद नहीं। मैं तेरे जैसे सयानों जैसी ही बात और जिद कर रही। तूने नहीं कहा ठहरा, मैंने घोड़े की जीन सपने में सजा रखी थी बेबी। अगर भगवान ने तुझे घोड़े की जीन जैसा बनाया है, ठीक, मेरे लिए ही बना रखा होगा। कैसे मनवा ली तूने अपनी वो बात? वैसे ही मैं कह रही, कोई आग लगा अमेरिका फमेरिका तेरा अवसर नहीं है। तेरा अवसर है ये बेबी, बस। तू इस अवसर को छोड़कर नहीं जाएगा। मैं कहूंगी तो नहीं जाएगा ना लाटे? वो अब लगभग चिपक कर खड़ी है नायक से। नायक की हथेलियां संप्रति अनिश्चित सी थामी हुई है नायिका की बाहें। वो देख रहा है कनखियों से कि वो देख रही है उसे गर्दन पीछे झुकाए अपलक देख रही है और कंठ ही कंठ में किसी पूसी की तरह गरगराते हुए हंस रही है। वो चाहता है कि दृष्टि मिलाए। वो चाहता है कि हथेलियां उसकी बाहों से हटाए और फिर भर ले उसे अपनी बाहों में। वो चाहता है कि बाहों में ही भरे भरे कचूमर निकाल दे उसका और अपना, कि न कोई हिमालय हो,
न कोई बादामी कागज वाली कॉपी, न उस पर मोती जैसे आखर में लिखा हो मैं, और न हिमालय से टकरा टकरा कर लौटती कोई मुर्कीदार पुकार, ओ लाटा वे। न कोई स्मृति हो, न लालसा, न कोई पीड़ा हो, न आकांक्षा। केवल क्या हो? मृत्यु। ना लाटे? वो पूछ रही है, नायक के सीने में चेहरा छिपाते हुए। अगर मैं कहूंगी मैं हूं अमेरिका, तो मैं ही अमेरिका हो जाऊंगी तेरी, ना लाटे? नायक अपनी एक हथेली उसकी पीठ पर रख देता है। वो चाहता है कि किसी चमत्कार से बात फिर तर्क की सीमा में लौट आए, और वो तर्क इस प्यारी लड़की को मान्य हो, जिसके उरेज मेरी निचली पसलियों को दबा रहे हैं। वो कहता है, तू अपने को मेरी जगह रखकर क्यों नहीं देखती? नायिका कहती है, तेरी जगह मेरी जगह से अलग हो ही नहीं सकती, और जो होती ही हो तो तू अपने को मेरी जगह रखकर क्यों नहीं देखता? वो समझती है कि अब जबकि मैं हृदय से लगी हुई हूं इसके, ये भी मुझे हृदय से लगा लेगा, और मियाँ बीबी के इस सदा ही लगे हुए झगड़े को भुलाकर हम दोनों मेरे ईजा बाबू से कह सकेंगे कि हम मियाँ बीबी ही हैं। तलाक की बात तुमसे कौन कह गया? नायक किंतु अपनी जेब से सिगरेट निकाल रहा है, सुलगा रहा है उसे बोध हो रहा है इस बात का कि दो जन हो तो भी बहुत दम घोट भीड़ भाड़ सी हो जाती है। क्या प्यार करने के लिए मर जाना या मार देना कुछ जरूरी सा है? आत्म की एक तरफा हत्या की अनिवार्यता से बचने के लिए क्या दोनों इकट्ठा मर जाएं? पर्ची छोड़ जाएं कि हम दोनों मर जा रहे हैं, ताकि हमारा प्यार तुम लोग जीवित मान सको। जब हम ही मर गए तब हमारे प्यार का क्या अस्तित्व? ऐसा हो कि हम जीवित रहें, हमारा प्यार जीवित रहे, और सारी दुनिया मर जाए। वो दुनिया जिसमें हम दोनों का अपना अपनापन भी शामिल है, जिसके होने से दो जन भी मिलकर भीड़ ही बनाते हैं। किंतु दुनिया कैसे मर सकती है? तब क्या प्यार का यही मतलब है कि कोई एक व्यक्ति किसी और एक व्यक्ति के समक्ष अनाम सा गुलाम बनकर खड़ा रहे? नायक सिगरेट पिए जा रहा है। नायिका सूंघ रही है धुएं की गंध, अच्छी लगती है उसे। लंबा खींच रहा है ये मौन। जितना ही खींच रहा है उतना ही बता रहा है कि ये नायक शायद इस नायिका को अंक में नहीं भरेगा। ये नायिका अपना चेहरा हटाती है इस नायक के सीने से, थामती है उसकी बाहें हथेलियों में और कहती है, अगर तू मुझे छोड़कर जाना ही चाहता है तो अपना मन कच्चा झन कर। ये ले मेरा हाथ, हैंडशेक कर। जिलेम्बू नहीं, हाँ हैंडशेक बस। कह ओके, और मैं भी कह दूंगी ओके। निश्चिंत रह, बाद में मैं सिगरेट नहीं पीऊंगी। सिगरेट मैं पीती नहीं। निश्चिंत रह, आंसू भी नहीं पीऊंगी। मैं आंसू भी नहीं पीती रे। मैं ना कुछ और ही हुई, लाटे की जीन सिमंस। जाने कैसी हुई रे मैं। उसने हाथ आगे बढ़ा रखा है। ओके, वो पूछ रही है, और तुम तिलमिला उठे हो अपने एक एक जीव कोश में। उसका हाथ झटक देते हो तुम। अस्तित्व क्रोध से जलते हुए यहां से वहां, वहां से यहां जाते हो इस कमरे में। चीजों को छूकर उठाकर देखते हो, मानो तय करना हो किसे उठाना है, कहां दे मारना है। और जितना ही करते हो ये संधान, उतना ही प्रकट होता जाता है तुम पर कि अपने को ही उठाना है, अपने को ही दे मारना है, अपने पर ही दे मारना है। वो अब भी हंस रही है, कंठ ही कंठ में। तुम रुक जाते हो उसके सामने आकर, एक गहरा सांस लेकर करते हो अपने को थोड़ा शांत, और फिर कहते हो, ये अग्नि मेरे हाथ में है। ये सिगरेट? वो हंसती है। अग्नि अग्नि होती है, तुम कहते हो। ये अग्नि मेरे हाथ में है। मैं तेरे साथ शब्दों के चक्कर में पड़कर तेरा अपना जीवन
और तेरे ईजा बाबू का बुढ़ापा बर्बाद नहीं करना चाहता। इस अग्नि को अपनी चमड़ी से लगाकर मैं तुझसे कह रहा हूं, मुझे अमेरिका जाने दे। मैं तेरा हूं, तेरा रहूंगा, तेरे पास ही लौटूंगा। तू मेरा और मेरे प्यार का अपमान मत कर। मैंने अभी तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, न तूने मुझे कुछ दिया, परिहास के अतिरिक्त। कुछ वर्ष की प्रतीक्षा भी नहीं देगी। तुम अनुभव कर रहे हो अपनी हथेली की चमड़ी का जलना। तुम कहीं मुझे किंचित संतुष्ट दिख रहे हो इस व्यापार से, ओ नाटककार। उसने वो सिगरेट तुमसे छीन ली है, सुलगी हुई ही फेंक दी है बाहर खिड़की से। तुम समझे थे द्रवित होगी वो, क्रुद्ध है किंतु। जो अग्नि तुम्हारे हाथों में थी अब तक, उसके नयनों में प्रतिष्ठित हो गई है सहसा। खिड़की का पर्दा खींच दिया है उसने, द्वार बंद कर दिया है उसने, कपड़े उतार रही है। ये व्यापार तुम्हारे नाटक में नहीं था ना नाटककार। मर्द की तरह बात कर, वो कह रही है। सिगरेट से कोई जल मर नहीं रहता ओ लाटे। जल मरने की बात शिबो शिबो चाहने वाले बच्चे करते हैं, वे सयाने नहीं जो अपने या किसी के लायक हो गए हों। इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा बल, मैंने इसे कुछ नहीं दिया बल। तूने मुझसे मांगा कि मैं अपने बाबू की चेली नहीं, तेरी जीन सिमंस बनूं। मैंने दिया ये तुझे, मैंने अपने को दिया ठहरा तुझे। कोई मजाक बात ठहरी? मैं तो तुझ पर ही हंसी, तू मेरे प्यार पर हंस रहा, और वो रोते रोते, हाय बाबू हाय ईजा करते हुए। नहीं दिया जाने कहने को मैंने एक वही नहीं दिया जो मेरे कपड़ों के नीचे ठहरा। वो नदी पर्वत जंगल सूरज चांद फूल पत्ती जैसा जो होगा, जिसकी तू कर रहा था बात, वो भी दिया है रे। जाने कितनी बार, सपनों में, अकेले में। जो तू कहता है वो देना देना नहीं हुआ। मेरे देखे नहीं दिखते वो नदी पर्वत जंगल सूरज चांद फूल पत्ती जैसे जो भी होते होंगे। तो खुद देख और मुझे बता कि कौन चीज कहां है करके। उस तरफ मुंह करके क्यों खड़ा हो रहा? देख तो लाटे, देख तो कहा। बता कि तू आमने सामने भी वैसा ही होता है जैसा मेरे सपनों में। नायिका ने पकड़ लिया है नायक का हाथ, वो उसे ले जा रही है बिस्तर की ओर। वो जा रहा है जैसे वो नहीं, गंगोली हाट मंदिर का बलि का बकरा हो। उसे ये शायद अपने चरम अपमान की घड़ी मालूम हो रही है। कम से कम उसके चेहरे पर तो 50 जूते खाए होने का ही भाव है। उसके आक्रोश और आवेश का वो जल दानव उदासी के गहन सागर में डुबकी लगाकर कहीं ताल में जा बैठा है। नायिका लेट गई है बिस्तर पर, कह रही है, आ। ये है वो जिसे देखना चाहा था तुमने बोध के उसी आह्लाद से जिससे देखते हो वन पर्वत सरिता सूर्य चंद्र तारक फूल पत्ते घास। क्यों इसे देख रहे हो ऐसे मानो ये तुम्हारी प्रियतमा की जीवन तप्त देह नहीं, तुम्हारी अस्मिता की धधकती चिता हो। आ, वो कह रही है, जो तू मेरा मर्द है तो आ, भोग लगा ले मेरा। जाकर कह दे मेरे ईजा बाबू से, शादी तो हो ही गई थी गणानाथ में, चतुर्थी कर्म भी हो गया बल यहां, और अब मैं कहीं नहीं जा रहा अमेरिका, यहीं रहूंगा दिल्ली में। या वो पसंद ना हो तुझे तो कह दे कि ले जाऊंगा आपकी लाडली को बंबई में, और देखूंगा कैसे नहीं रहती ये मेरे साथ वहां परेशानी में। जो तू मेरा मर्द ना हो, खाली वैसे ही मर्द हो तो भी आ, और शकुन कर जा रे लाटे। और जो तू मर्द ही ना हो, ऐसा नहीं कहा है उसने, लेकिन सुना है तुमने, तिलमिलाहट से मर गए हो तुम। नहीं, ऐसा झन समझना कि भोग लगाकर तू अमेरिका चला जाएगा, और नहीं आएगा तो मैं बुरा मानूंगी। मेरी तरफ से ओके है सब, ओके। तेरी मेरी शादी सयानों की तरह होगी कि नहीं इस मंगसीर में, वो अलग बात है। उसका इस नदी पहाड़ जंगल से कोई मतलब नहीं ठहरा।
इसका तो मतलब उसी बच्चों के खेल से ठहरा, उसी गुड्डे गुड़िया के ब्याह से। मैं कह रही, देख क्यों नहीं लेता कितनी जान है इस गुड़िया में, दिखा क्यों नहीं देता कि कितनी जान है इस गुड्डे में। ये नाटकीयता तुम्हें मारे डाल रही है नाटककार। तुम अपना मुंह फेरे ले रहे हो। तुम्हारे कवियोचित सौंदर्य बोध को लकवा मार गया है। जिन ग्रंथियों को जो भी संदेश ऐसे अवसरों पर भेजना होता है, उन ग्रंथियों ने वो संदेश इस अवसर पर भेजने में कामचोरी कर डाली है। लाश है। तुम अपने से कह रहे हो, ये लाश है। प्रशंसनीय है ये नाटकीय व्यापार जो अब किया है तुमने। एक चादर खींचती है उसकी नग्न नारी देह पर और कहा है, मुझे तुझसे प्यार है, मैं तुझे भोगूंगा, तेरे इस हिस्टीरिया को नहीं। तुम समझते हो कि सिनेमा के सारे पर्दे पर एक नग्न देह को ढक देती हुई चादर उपयुक्त पृष्ठभूमि है समाप्त उभार देने के लिए, या फिर ऐसा कि चादर ढकी नायिका पस्त पड़ी है बिस्तर पर, तुम उठकर चले गए हो उस खुले द्वार की देहरी पर और वहां से पलटकर देख रहे हो उसे। फ्रीज, दी एंड